में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संविधान के उपबंधों की अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होती है, परंतु अमेरिका की भांति हमारे सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र तथा राज्यों की व्यवस्थिका द्वारा निर्मित प्रत्येक अधिनियम को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। परंतु फिर भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान व नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। विभिन्न राज्यों के न्यायालय इसके अधीन काम करते हैं। आपने देखा है कि प्रत्येक जिले में, राज्य में क्या होती है? कोर्ट होती है। कहते हैं ना कि हाई कोर्ट अलवर में है, जयपुर में है। नहीं, सबसे पहले क्या है? राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे कोर्टें होती है। नहीं, तहसील स्तर पे भी होती है। तहसील स्तर पे कोई भी केस फाइल होता है और उसका मान लो किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो फैसले पे या कुछ, तो वह क्या है? जिले स्तर पे कार्रवाई करता है। और जिले स्तर पे भी वो अगर केस हार जाए और फिर भी उसे लगे कि मुझे न्याय नहीं मिला है, तो वह क्या कर सकता है? राजधानी में जैसे जयपुर में हाई कोर्ट है, वहां जाएगा, या जैसे राजस्थान के जोधपुर में भी है, नहीं, वहां जाएगा एरिया के हिसाब से। और अगर राज्य की कोर्टों में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वह कहां जाएगा? कौन सी कोर्ट में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? पाकिस्तान में? दिल्ली में? मुझे तो पता ही नहीं था। क्यों भाई, कितनों को पता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है? तुमको पता नहीं है? अखबार नहीं पढ़ते? अभी राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला कुछ दिनों पहले किस कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों दिया? क्योंकि काफी समय से वहां मामला चल रहा था, मंदिर मस्जिद वाला, राम जन्मभूमि का 500 सालों से, जिसके तहत देश में क्या है, काफी समय से वो चल रहा था कि भाई यहां मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा। फिर कोर्ट के जरिए क्या है, जांच करवाई गई कि वास्तविकता में भगवान राम का जन्म स्थान यहां है या नहीं है। विभिन्न तरह की एजेंसियों ने जांच की, फिर आदेश दिया कोर्ट ने, तो वह मामला क्या है, सुलझा कि भाई मस्जिद दूसरी जगह बनेगी और यहां मंदिर बनेगा। तो इस तरह क्या है, इसमें किसी तरह की कोई सरकार, राज्य सरकारों का, जैसा कि मान लो उत्तर प्रदेश सरकार का या राजस्थान सरकार का या केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई ना, कि उसके जरिए निष्पक्ष रूप से आम जनता के हित में एविडेंसों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, जांच के आधार पे फैसला दिया गया। तो इस तरह स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में संविधान के तहत, संविधान का रक्षक भी कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा, संविधान में देश की पिछड़ी हुई जातियों के लिए जो शिक्षा के अभाव तथा अन्य असमर्थताओं
के कारण देश के शासन में उचित भाग नहीं ले सकती विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए संसद में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। उनकी शिक्षा आदि की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया है। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित रखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हम कोई भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें अलग अलग कोटे की अलग अलग रिक्तियां होती हैं, पोस्ट होती हैं कि एससी कैटेगरी के लिए इतने पद आरक्षित हैं, एसटी के लिए इतने हैं और ओबीसी के लिए इतने हैं और जनरल के लिए इतने हैं, निःशक्त जन के लिए इतने हैं। वो सभी व्यवस्था क्या है, हमारे संविधान के जरिए की गई है, जिससे कि जो भी पिछड़ा है, दलित है, निःशक्त जन है, उनको क्या है, समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिल सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारे संविधान में यद्यपि स्पष्ट रूप से तो यह घोषणा नहीं की गई कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, परंतु संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का लक्ष्य यह बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करना भी उनके इसी उद्देश्य को प्रकट करता है। क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? कि भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस तत्व की पद्धति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी वे देश के शासन का मूल आधार होंगे और उनका पालन करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। ठीक है। एक राष्ट्र भाषा की व्याख्या व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दी गई। यह संविधान में भी यही कहा गया, संसद के द्वारा 15 वर्ष बाद आज्ञा जारी कर अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। सन 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने की अनुमति दी गई। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था, किसमें? हिंदी में। लेकिन वो भाषण कहाँ दे रहे थे? तमिलनाडु में दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? देखा न्यूज में, पढ़िए न्यूज। तो चूंकि वो तमिलनाडु में भाषण दे रहे थे तो वहां क्या है, तमिल भाषा का प्रयोग होता है, उनको हिंदी नहीं आती। तो AI टेक्नोलॉजी के जरिए उनके दिए गए भाषण को लाइव तमिल में ट्रांसलेट किया गया, ताकि वो लोग जो भी वहां उपस्थित हैं, तमिल भाषीवादी भाषाई, सबको प्रधानमंत्री के जरिए दिए गया भाषण समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। अब वो हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। अब टेक्नोलॉजी के जरिए क्या है, किसी भी भाषा में किसी भी स्पीच को हम बदल सकते हैं। इसलिए भाषा का भी क्या है, एक तरह जो
थी कि कट्टरवाद की भाई तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, वो खत्म हो गया। चूंकि पहले समय में जैसे कि हिंदी भाषा अधिकांश चलन में थी देश में, तो इसलिए हिंदी भाषा को क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इंग्लिश भाषियों कि एक व्यक्ति जो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसे सब तरह की नॉलेज होगी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सबसे बड़ी रोजगार की जो भी खबरें आएंगी, नहीं कोई भी वैकेंसी की, कोई भी कंपनी में पोस्ट की या कोई एडमिशन की कि भाई फला जगह उच्च क्लासों में एडमिशन हो रहा है, या फिर आप लोगों के स्कॉलरशिप की कि किस जाति के किनको स्कॉलरशिप दे रहा है। कई बार आपने सुना है, जैसा कि मैं बताऊं, जीवन बीमा LIC क्या है, स्कॉलरशिप देता है पता? भरिए किसी ने LIC की स्कॉलरशिप योजना का फार्म। वो किनको देता है? जो मध्यम वर्गीय या इनकम टैक्स नहीं देते हों और जिनके बच्चों की अच्छी परसेंटेज आती है। इसी तरह आपने देखा है बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलता है, किनको मिलता है? कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 75 कम से कम परसेंटेज है तो हम गार्गी पुरस्कार में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपनी छोटी बहन है या कोई है तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसके तहत अब जैसे 15 दिसंबर तक फार्म भर गए और उनका 29 जनवरी में क्या मिलेगा? 5,000 रुपए की राशि मिलेगी, जैसा कि हाल ही में न्यूज़ों के जरिए पता लगा है। तो इसलिए क्या है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर ना पढ़े तो आजकल तो मोबाइलों पे चल रहा है ना, क्यों भाई? इंटरनेट सबके हाथ में या मोबाइल हाथ में है? दुनिया मुट्ठी में है, मट्टी में। क्या खो गया नीचे तुम्हारा? है? नीचे है क्या इंटरनेट कनेक्शन? क्यों भाई? गलत कह रहा हूं क्या मैं कुछ बात जो नीचे देख रहे हो? मैं तुम्हारे नॉलेज बढ़ा रहा हूं। अभी की कोई क्लासों में मिली है ऐसी नॉलेज? है? सोचो तुम ITI करते ही सरकारी नौकरी मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। और एक पता पड़ा 10 साल 15 साल तक किसी फैक्ट्री में काम करते रहे, 6 महीने इसमें 6 महीने उसमें, एक ही तनख्वाह पे। जैसे कि अलवर में चलन है कि आयसर में 6 महीने कर लिया, फिर लीलैंड में चले गए 6 महीने, फिर हेवल्स में चले गए, और अब एक मैट्सो कंपनी और आई है उसमें चले गए। हाँ, बड़ी कंपनी है। तो क्या होगा? अलवर में ही घूमते रह जाओगे। और अभी पता है इजराइल भेज रहा है, इजराइल में हरियाणा के 10,000 लड़के भेजे जाएंगे। जो अप्लाई कर पाएगा वही जाएगा। हाँ, और क्या है हरियाणा में, क्या है, बैटरी का बड़ा प्लांट लग रहा है, एप्पल कंपनी का भी बड़ा प्लांट आएगा, लगेगा। तो आप लोग जब भी अप्लाई कर पाओगे जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे। नहीं?